बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 एफएससी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट्स और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस करती है, और इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी देखा और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व आउट किया। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है x1 1 1 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x। इसका डिटर्मिनेंट वो कहता है इसको आप बताएं कि इसका डिटर्मिनेंट इसके इक्वल आता है, और हमें कुछ नहीं कहा हुआ, हम इसको एक्सपेंशन के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि डिटर्मिनेंट्स की अगर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाए तो सवाल शॉर्ट हो जाता है। अब ज़रा देखें, यहाँ पर हमारे पास जो राइट हैंड साइड में आ रहा है वो आ रहा है x + 3, यानी x में 3 ऐड हो रहा है। तो अब ये कब बनेगा x + 3? जब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दें, या फोर्थ रो, थर्ड रो, सेकंड रो, तीनों को ऐड कर दें रो नंबर 1 में। तो ये हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम किस तरह से इसको देखते हैं। अब R1 में ये तीनों रोज़ को हमने जो नीचे वाली है उनको ऐड कर दिया। तो जब ऐड करेंगे तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जो पहले नंबर पे रो होती है, जो पहले नंबर पे लिखी हुई होती है, वो कॉलम हो या रो, उसमें चेंजिंग आ जाती है। तो इसका मतलब है R1 चेंज हो जाएगी। अब ज़रा गौर करें, 1 2 3, ये जब 1 2 3 इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा x + 3। 1 2 3 और ये x जब इसमें ऐड होगा तो x + 3 हो जाएगा। इस तरह जो फर्स्ट रो है वो x + 3, x + 3, x + 3 और x + 3 हो जाएगी। बाकी वाली रोज़ फिर वैसे की वैसे लिख देंगे। अब रो नंबर 1 में से जो कॉमन आएगा वो आएगा x + 3, 1 1 1 1 बच जाएगा। अब जब 1 1 1 आ जाए हमारे पास तो हमें पता है कि 1 जहाँ है उसके नीचे मैक्सिमम 0 ले आएँ या इस साइड पे ज़ीरोज़ ले आएँ। ये अपनी मर्ज़ी है कि हम किस साइड पे ज़ीरोज़ लाते हैं। अब C2 में से C1 माइनस करेंगे, C3 में से C1 माइनस करेंगे, C4 में से C1 माइनस करेंगे, तो क्या होगा? C2 चेंज हो जाएगा, C3 चेंज हो जाएगा, C4 चेंज हो जाएगा, यानी C1 चेंज नहीं होगा। तो ये वाला हिस्सा वैसे का वैसे यहाँ लिखेंगे। अब देखें, C2 में से C1 को माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया तो यहाँ 0 आ गया। x में 1 माइनस करेंगे तो x - 1 हो जाएगा। फिर जी 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो गया। इसी तरह चलते जाएंगे तो हमारे पास ये एक कॉलम आ गया। अब देखें मैक्सिमम ज़ीरोज़ किस साइड पे हैं, इस रो में मैक्सिमम ज़ीरोज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे रो 1 के ज़रिए। तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1, यानी रो 1 के ज़रिए हम इसे एक्सपेंड करेंगे। अब देखिए एक्सपेंड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा हिस्सा और ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी ये इतना हिस्सा रहेगा। तो ये हम लिख देंगे और साथ में क्या आ जाएगा, x + 3 आ जाएगा, x + 3, बाकी ये बच गया। अब ये एक ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स है, यानी अपर ट्राईएंगुलर भी है और लोअर ट्राईएंगुलर भी। तो हमें पता है कि अगर डिटर्मिनेंट अपर ट्राईएंगुलर हो या लोअर ट्राईएंगुलर हो या ट्राईएंगुलर हो तो उसका डायगोनल जो होता है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो वही उस डिटर्मिनेंट का आंसर होता है। तो ये 3 दफ़ा आ रहा है तो इस x - 1 की पावर 3 हो जाएगी और x + 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में A हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो कहते हैं A ट्रांसपोज पहले फाइंड करें फिर उसका डिटर्मिनेंट लें। A ट्रांसपोज लें फिर A को मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज लेके दिखाएं। तो एक यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन। A ट्रांसपोज, ये A का मैट्रिक्स लिख दिया, फिर A का मैट्रिक्स लिखा, ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया। ये A का मैट्रिक्स वैसे का वैसे ट्रांसपोज को अप्लाई कर दिया, यानी ये जो रो थी इसको कॉलम बना दिया, इस रो को कॉलम बना दिया। ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, -1 को -1 से किया तो +1 आ गया। इसी तरह इन सब को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर निकल आया 14 5 5 और 14 निकल आया आंसर। इसका डिटर्मिनेंट लेना, ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो हमें पता है 2/2 का किस तरह से डिटर्मिनेंट लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस फार्मूले का लगाएंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 171 आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है
क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है कि इफ़ ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3 है, यानी 3 उसमें कॉलम्स हैं और 3 उसमें रोज हैं। आप ये बताओ कि जब ए को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर के साथ, के कोई नंबर है अदर देन 0, उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो क्या होता है, ए का अलहदा डिटर्मिनेंट करेंगे तो उसके बाहर वो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतनी उसका वो उतना पावर हो जाएगी। मसलन अगर ऑर्डर 4 का मैट्रिक्स होता तो के की पावर 4 डिटर्मिनेंट से बाहर कॉमन आना था। अब हमने ये एक ए मैट्रिक्स ले लिया 3/3 का, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमें पता है डिटर्मिनेंट में से रो में से एक ऊपर वाली रो में से के कॉमन है, नीचे वाली रो से के कॉमन है, इससे नीचे वाली रो में के कॉमन है। या तो तीनों रोज में से के कॉमन ले लें या तीनों कॉलम्स में से के कॉमन ले लें। याद रखें यहाँ पर मैट्रिक्स में एक दफ़ा जब कॉमन लिया जाता है तो हर रो और कॉलम में से कॉमन आ जाता है, जबकि डिटर्मिनेंट में से रो में से अलग कॉमन लिया जा सकता है और कॉलम में से अलग कॉमन लिया जा सकता है, यानी हर रो में अलग कॉमन लिया जा सकता है। तो इसी वजह से जब हमने हर डिफरेंट रो में से के को कॉमन लिया तो वो के पावर 3 आ जाएगा, चूँकि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 था। तो लिहाजा ये बात प्रूफ हो गई कि आप जब किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है डिटर्मिनेंट के बाहर उतनी पावर में वो नंबर मल्टीप्लाई होता है। अब अगला सवाल देखते हैं जी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। बी हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो कहता है कि बी सिंगुलर है, यानी बी का डिटर्मिनेंट लें तो जवाब 0 आता है। सिंगुलर होने से मुराद ये है। आप लैम्डा की वैल्यू बताएं क्या आती है। आप देखिए ज़रा, ये 4x4 का मैट्रिक्स है। हमने ये देखा है पहले वीडियो लेक्चर में कि अगर हमारे पास कोई 4x4 का मैट्रिक्स आ जाता तो सबसे पहले उसको हम डिज़ोल्व करते हैं 3x3 में, ताकि आसानी से उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया जा सके। एक्सपेंशन भी की जा सकती है, वो थोड़ा लंबा तरीका हो जाता है, लेकिन सबसे पहले हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं 3x3 में। तो उसका तरीका क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, C1 को चेंज कर दिया C2 में, यानी इंटरचेंज कर दिया। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ 1 था तो वो 1 पहले नंबर पे आ जाएगा, बस इसका और कोई नहीं था। यानी कि C1 को C2 में बदल दिया और C2 को C1 की जगह के ऊपर ले आए। अब उसने हमें कहा है कि ये चूँकि सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर रखेंगे। अब देखें, रिड्यूस करने के लिए हम ये तरीका अपनाएंगे, C2 में से 5 टाइम्स C1 माइनस कर देंगे, यानी C2 को चेंज करेंगे। तो C2, अब देखें C2 में 5 है तो 5 की जगह अगर 0 लाना है तो इसका मतलब है इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह C3 - 2 C1 करेंगे, C3 में से क्या निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके C1 निकालेंगे, और C4 को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें ऑलरेडी यहाँ पर 0 मौजूद है। अब ऐसा करने से ऊपर वाली रो में 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो अब एक्सपेंड कर लेते हैं रो 1 से, तो रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो देखें ये वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा और ये वाला हिस्सा ख़त्म। बाकी वाली जो एंट्रीज़ हैं वो हम लिख देंगे, तो बाकी वाली ये एंट्रीज़ बच गई हमारे पास ऐसा करने से। अब क्या करेंगे, अब फिर इसको रिड्यूस कर लेते हैं, अदरवाइज इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है। R2 में से R1 माइनस करेंगे, R3 में से R1 माइनस करेंगे तो ये और शॉर्ट हो जाएगा। तो ऐसा करना चाहें तो ठीक है, वरना इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है। अब ऐसा करने से -5 कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास ये मैट्रिक्स बच जाएगा। तो ये 0 के इक्वल है, 5 तो आपको पता है इस 0 के नीचे आके 0 हो जाएगा। अब इसको दोबारा एक्सपेंड हमने किया है, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम नंबर 3 से, क्योंकि इसके नीचे 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं। तो देखें ये वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा और ये वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, बाकी 1 1 और ये 2 रह जाएंगे। तो अब देखिए अब आसानी हो गई है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 के इक्वल है। तो इस तरह करने से लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 4, लैम्डा का आंसर 4 निकल आएगा। अब अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 14। ये पिछली क्लासेस में भी किया है, इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने बताया था कि व्हेन एवर हम ट्रांसपोज को या इन्वर्स को मल्टीप्लिकेशन में ओपन करते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं, यानी A B
का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स ए के इक्वल होगा। इसी तरह अगर होता ए बी सी का इन्वर्स तो वो सी से ओपन करते, सी इन्वर्स पहले आता, फिर बी इन्वर्स आता, फिर ए इन्वर्स आता। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है, दो मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का इन्वर्स, तो पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब इसका इन्वर्स लेना है, हमें पता है जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना हो। अब हमारे पास यहाँ है प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स का, इसका इन्वर्स लेना है, तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट, यानी जिसका इन्वर्स लेना है उसका डिटर्मिनेंट, फिर उसी का एडजॉइंट लेते हैं। सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, यानी इस किस्से का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का, और ये जो नंबर इसको मल्टीप्लाई करने से भी माइनस में आता है तो वो प्लस हो जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -2 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आपको पता है कि वो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, अब देखें 1/AB का डिटर्मिनेंट -2 आ गया। एडजॉइंट का मतलब ये होता है कि इन दोनों यानी प्रिंसिपल डायगोनल की पोजीशन चेंज कर देते हैं, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और जो ये सेकेंडरी डायगोनल होता है इसकी साइंस को चेंज कर देते हैं, 3 माइनस में हो जाएगा और 1 प्लस में हो जाएगा। ये करने से जवाब आ गया, ये हमारे पास जवाब हमने लिख दिया। अब लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, तो पहले बी इन्वर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, 1/B डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा, तो बी का डिटर्मिनेंट लिया तो ये आ गया। अब ए का भी डिटर्मिनेंट यहाँ हमने ले लिया, तो दोनों का डिटर्मिनेंट, एक का -1 आ गया और दूसरे का 2 आ गया। अब उसके बाद बी इन्वर्स पहले फाइंड करते हैं। बी इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है था, 1/B का डिटर्मिनेंट। बी इन्वर्स का फॉर्मूला है हमारे पास, बी इन्वर्स का फॉर्मूला है 1/B का डिटर्मिनेंट, तो बी डिटर्मिनेंट -1 था, फिर एडजॉइंट की जगह ये आ जाएगा। उसके बाद ए इन्वर्स का फॉर्मूला है 1/A डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट क्या था, 2 था, फिर एडजॉइंट आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। याद रखें पहले बी इन्वर्स लिखा हुआ है तो पहले बी इन्वर्स वाला लिखेंगे, फिर ए इन्वर्स है तो ए इन्वर्स वाला लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये स्केलर नंबर है, इनको पहले मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो जवाब हमारे पास ये निकला। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो जवाब है वो राइट हैंड साइड के इक्वल निकला। अब आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन शो डैट कि ए बी का इन्वर्स इन जनरल इसके इक्वल होता है और ए इन्वर्स का दोबारा इन्वर्स लें तो वो ए के इक्वल होता है। याद रखें किसी भी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स इन्वर्स लेने से वो खुद ही अपने इक्वल होता है, और किसी भी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स ट्रांसपोज लें तो वो भी अपने इक्वल होता है। अब ये दोनों साइडें इक्वल हैं। अब ज़रा गौर करें, अगर हम इसको प्री मल्टीप्लाई कर दें, इस राइट हैंड साइड को प्री मल्टीप्लाई कर दें ए बी से, तो क्या जवाब निकलेगा। ये देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, तो बी इन्वर्स क्या होता है, आई के इक्वल होता है। यानी हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका जवाब आइडेंटिटी निकलता है। तो ये आइडेंटिटी आ गया, यानी ए आई ए इन्वर्स, तो आई को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर लो उसका जवाब वही रहता है, क्योंकि आइडेंटिटी किसी भी नंबर को चेंज नहीं करता, किसी मैट्रिक्स को भी चेंज नहीं करता। तो ए इन्वर्स ये आई के इक्वल है, यानी कि प्री मल्टीप्लाई करने से, इस साइड को प्री मल्टीप्लाई करने से ए बी से आई जवाब निकला। अब इसी को पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया, अब इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए इन्वर्स ए आई के इक्वल होता है, फिर आई जिससे मर्जी मल्टीप्लाई हो वो वही नंबर रहेगा, मैट्रिक्स भी वही रहेगा, तो बी इन्वर्स बी भी आई के इक्वल है। तो देखें राइट साइड से मल्टीप्लाई करने से या लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करने से उसकी नेचर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, उसका आंसर वही आ रहा है। इट मीन्स कि ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं। बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज़ द इन्वर्स ऑफ ए बी, वो इन्वर्स है ए बी का, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक हो गया ना जी। उसके बाद है जी इसका दूसरा पार्ट कि डबल इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का करेंगे तो ए के इक्वल होते हैं। हमें पता है बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ए इन्वर्स, यानी इन दोनों साइड्स पे ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखें ये इन्वर्स है, ये भी इन्वर्स है, तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इस तरह लिखा जा सकता है। अब जब यहाँ पर इन्वर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो पहले ये वाला हिस्सा आ जाएगा, बाद में ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है ना जी। तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है, ये वाला हिस्सा वैसे का वैसे हमने लिख दिया। अब ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं, ये वाला पहले ए इन्वर्स आएगा और बाद में ए आएगा,
क्योंकि जब हम इस पर इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो पहले यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये पहले आ जाएगा और ये वाला बाद में आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी की मदद हमने ली है जो अभी हमने किया था, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, इसकी मदद से इसको लिखा। तो देखिए इसकी जगह आई आ जाएगा, ऊपर वाला इन्वर्स वैसे का वैसे आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे तो आइडेंटिटी ही होता है, इन दोनों को करेंगे तो आई, यानी कि दोनों तरफ हमने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया तो दोनों तरफ जवाब बराबर आ गई। इसका मतलब है दोनों साइडें बराबर, यानी इस साइड से एक तरफ मल्टीप्लाई किया, इस साइड से मल्टीप्लाई करने से जवाब इक्वल आ गया। इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर जो बेस करती थी उसके क्वेश्चन नंबर 8 से लेके ऑनवर्ड सॉल्व किए। मैंने आपसे ये कहा था कि डिटर्मिनेंट को ओपन करने के लिए बुनियादी चीज़ें जो हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, ये बड़ा ज़रूरी है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर इनमें कन्फ्यूजन होगा या इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे एक्सरसाइज सॉल्व आउट नहीं होगी। हमारी जो बुनियादी एक्सरसाइज है वो थी 3.3, यानी जिसके ऊपर डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ लगनी थी। अब इसके बाद हम इनका एप्लीकेशन करेंगे 3.4 में भी और असल एप्लीकेशन करेंगे 3.5 में। तो आप अपने कंसेप्ट को क्लियर किया करें ताकि बीएससी में और एमएससी में अगर फर्दर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इवन इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने से आपको कोई भी दिक्कत ना हो। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सवाल करने में, सवाल पूछने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। आप कमेंट सेक्शन में अपनी तजवीज़ और सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।